अश्लील तस्वीरें, ब्लैकमेलिंग और 100 लड़कियों से गैंगरेप। दिल दहला देगी अजमेर सेक्स स्कैंडल की ये कहानी। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के अजमेर की है। राजस्थान का अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर मंदिर की वजह से पूरे दुनिया में मशहूर है। इस धार्मिक शहर की आबोहवा में साल 1990 से 1992 तक कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ गंगा जमुना संस्कृति को कलंकित करने वाला था, बल्कि अजमेर के सामाजिक ताने बाने पर बदनुमा दाग बन गया। उस वक्त एक स्थानीय दैनिक नवज्योति अखबार में एक ऐसी खबर छपी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। इस खबर में स्कूली छात्राओं को उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किए जाने का पर्दाफाश किया गया था। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार शीर्षक से प्रकाशित खबरों ने पाठकों के हाथों में अखबार पहुंचने के साथ ही भूचाल ला दिया। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए। ये कैसे हो गया? कौन है? किसके साथ हुआ? इसके बाद खुलासा हुआ कि एक गिरोह अजमेर के गर्ल्स स्कूल सोफिया में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउसों पर बुला बुला कर रेप करता रहा और उन लड़कियों के घर वालों को भनक तक नहीं लगी कि रेप की गई लड़कियों में आईएएस आईपीएस की बेटियां भी शामिल थी। इस पूरे कांड को अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करके अंजाम दिया गया था। पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से अधिक बताई गई थी। इन लड़कियों की उम्र 17 से 20 साल के बीच थी। इस कांड की शुरुआत में सबसे पहले फारूक चिश्ती नामक एक शख्स ने पहले सोफिया स्कूल की एक लड़की को फंसाया, उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसने उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली। इसके बाद वो इन अश्लील तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करने लगा। उससे स्कूल की दूसरी लड़कियों को बहला फुसलाकर लाने के लिए कहने लगा। मजबूरन वो लड़की अपनी सहेलियों को भी फार्म हाउसों पर ले जाने लगी। उन सभी के साथ रेप और ब्लैकमेल का खेल चलता रहा। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह एक ही स्कूल की करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ। घर वालों की नज़रों के सामने से ये लड़कियों फार्म हाउसों पर जाती थी। उनके लेने के लिए बाकायदा गाड़ियाँ आती थी, घर पर भी छोड़कर जाती थी। लड़कियों की रेप करते समय तस्वीरें ले ली जाती थी। इसके बाद डरा धमकाकर और लड़कियों को बुलाया जाता था। स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती था। उसके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी शामिल थे। तीनों ही यूथ कांग्रेस के नेता थे। फारूक अध्यक्ष पद पर था। इन लोगों की पहुंच दरगाह के खादिमों तक भी थी। खादिमों तक पहुंच होने के कारण रेप करने वालों के पास राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह की शक्तियां थीं। रेप की शिकार लड़कियां ज़्यादातर हिंदू परिवार से थीं। रेप करने वाले ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय से थे। इस वजह से पुलिस डरती थी। इस कांड के बारे में जानकारी होते हुए भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उसे डर था कि कहीं सांप्रदायिक दंगे न हो जाए और उसे संभालना मुश्किल न हो जाए। धीरे धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें हवा में तैरने लगी और जिसे मौका मिलता वो अपना हाथ साफ कर लेता। लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनके साथ रेप करता। यहाँ तक कि नेगेटिव से फोटो को डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी इसमें शामिल हो गया था। समाज में अपनी बेइज्जती होते देख लड़कियां एक एक कर खुदकुशी करने लगी। उन्हें इस नर्क से निकलने का रास्ता जिंदगी को ख़त्म करने ही समझ आया, क्योंकि परिवार, समाज, पुलिस और प्रशासन तक कुछ नहीं कर रहा था। इस तरह 6 से 7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला संगीन हो गया। इस बीच दैनिक नवज्योति के एक पत्रकार, जिनका नाम था संतोष गुप्ता, ने इस केस पर सीरीज शुरू कर दी।
उनकी खबरों ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आजाद कैसे रह गए शीर्षक से प्रकाशित किया। खबर के साथ लड़कियों की अश्लील तस्वीरें भी छाप दी ताकि छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सके। इसके बाद तो पूरे राजस्थान में जैसे कोई तूफान आ गया। तीसरी खबर सीआईडी ने 5 माह पहले ही दे दी थी, सूचना शीर्षक से प्रकाशित हुई। चौथी खबर प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आया, उन्होंने 1.5 माह पहले ही देख लिए थे अश्लील छायाचित्र। इसके बाद क्या था, जनता ने सड़कों पर उतरकर अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। शासन और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ने लगा। नगर के जागरूक संगठन गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय हो गए। स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा था। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने मुठ्ठियां तान ली। इस मामले के बारे में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को अवगत कराया गया। उन्होंने एक्शन लेने को भी कह दिया। इसके बाद तत्कालीन उप अधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा को पहले मौखिक आदेश देकर मामले को गोपनीय जांच करने को कहा गया। गोपनीय जांच में हुए खुलासे के बाद तो जिला प्रशासन के हाथ पैर ही फूल गए। इसके बाद इस मामले को दबाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सेक्स स्कैंडल को ही झूठा करार दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने 4 लड़कियों के चरित्र पर ही सवाल खड़े कर दिए। पुलिस महानिरीक्षक का बयान अखबारों में सुर्खियां बनने के बाद अजमेर ही नहीं, राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गए। इस सेक्स स्कैंडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। आखिरकार चौतरफा दबाव के बीच 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने केस सीआईडी सीबी के हाथों सौंप दिया। इसके बाद इस मामले में अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर लिया। इसके अगले दिन ही सीनियर आईपीएस अधिकारी एनके पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए। 31 मई 1992 के इस केस की जांच शुरू कर दी गई। इस जांच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नज़दीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम जमीर, सोहेल गन्नी, पुतन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेश अंसारी, महबुल्लाह उर्फ मड्रोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बबना और हरीश तोनाली नामक अपराधियों के नाम सामने आए। इनमें शामिल हरीश तोलानी अजमेर कलर लैब का मैनेजर हुआ करता था। इसके बाद पीड़ित लड़कियों ने आरोपियों की पहचान करवाने के बाद पुलिस ने 8 को गिरफ्तार कर लिया। साल 1994 में आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम ने जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद खुदकुशी कर लिया। इस केस का पहला निर्णय 6 साल बाद आया, जिसमें अजमेर की अदालत ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी बीच फारूक चिश्ती ने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। उसकी वजह से उसकी ट्रायल पेंडिंग हो गई। कुछ समय बाद में कोर्ट ने 4 आरोपियों की सजा कम कर दी। उन्हें उम्र कैद की बजाय 10 साल जेल की सजा दी गई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दे डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस कांड के 19 साल बाद एक आरोपी सलीम को साल 2012 में पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन वो भी जमानत पर रिहा हो गया। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में कई पीड़ितों के इंसाफ का इंतजार था। 32 साल पहले हुए अजमेर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी माना है। मंगलवार को अदालत दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोषी नफीस
चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन कोर्ट पहुंच चुके हैं, जबकि इकबाल भाटी को दिल्ली से लाया जा रहा है। साल 1992 में 100 से ज़्यादा स्कूल और कॉलेज छात्राओं से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में 18 आरोपी थे। 9 को सजा सुनाई जा चुकी है। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। बाकी बचे 6 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 10 मिनट में 2 कत्ल, तीसरे से पहले लिखा सुसाइड नोट। हैरान कर देगी एक पुलिस वाले की ये खौफनाक करतूत। दोस्तों, ये खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में रहने वाले उस शख्स को 3 कत्ल करने थे। एक अपनी पत्नी का, दूसरा अपनी साली का और तीसरा एक पुलिस ऑफिसर का। पहले 2 कत्ल वो कर चुका था, अब बारी थी तीसरे कत्ल यानी पुलिस ऑफिसर के मर्डर की। इसके बाद वो शख्स खुद भी मरना चाहता था। उसने तीसरे कत्ल से पहले ही अपना सुसाइड नोट तैयार कर लिया था, मगर इससे पहले कि वो तीसरा और आखिरी कत्ल करता, इस बात की खबर पुलिस को मिल चुकी थी। ये साजिश रचने वाला वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद मध्य प्रदेश पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। 3 दिसंबर 2024 सुबह 11 बजे भोपाल के ऐश बाग इलाके में ही वो फ्लैट है, जिसमें 3 दिसंबर की सुबह एकाएक कोहराम मच गया। उस घर में काम करने वाली मेड ने सुबह करीब 10:30 बजे घर का दरवाज़ा खटखटाया। अभी मेड अंदर दाखिल हो रही थी कि एक शख्स तेजी से आया और मेड को धक्का देता हुआ अंदर घुस गया। उसने अंदर जाते ही सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया और फिर तो जो कुछ हुआ उसे याद कर भोपाल के इस मोहल्ले के लोग सिहर उठते हैं। अगले 7 से 8 मिनटों तक लगातार 3 महिलाओं के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती रही और जब तक ये शोर थमा तब तक 3 में से 2 महिलाओं की सांसें थम चुकी थी। महज 10 मिनटों में घर में घुस आए कातिल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर 35 साल की विनीता मरावी और 30 साल की उसकी बहन मेघा उइके की जान ले ली। इस दौरान घर से बाहर निकलकर मेड सर्वेंट ने शोर मचाया, पड़ोसियों की आवाज़ दी, रिश्तेदारों को कॉल किया और 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इत्तला भी दे दी। लेकिन जब तक लोग एक्शन में आते तब तक कातिल फरार हो चुका था। लेकिन आखिर कौन था ये शख्स और उसकी इन 2 बहनों से ऐसी क्या दुश्मनी थी, क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग से इस टारगेट किलिंग को अंजाम दिया था। तो जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो जो कहानी सामने आई उसने खुद पुलिस वालों को भी हैरान कर दिया। वजह यह थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद मध्य प्रदेश पुलिस का एक एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। एएसआई योगेश मरावी और योगेश ने जिन 2 बहनों की जान ली उनमें से एक उसकी बीवी विनीता मरावी थी, जबकि दूसरी उसकी साली मेघा उइके थी। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने घर में पड़ी लाशों को बरामद करने और सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने के साथ साथ कातिल की तलाश और उसकी पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की शुरुआत की और तब उसे कैमरे में अपने ही एक एएसआई योगेश मरावी की वो तस्वीरें नजर आई, जिसमें वो पैदल ही अपनी बीबी के घर यानी मौके वारदात की तरफ बढ़ता नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक बैग था और बैग में चाकू था। राजधानी में सुबह सुबह डबल मर्डर को अंजाम देकर पूरे मध्य प्रदेश को दहला देने वाला योगेश की पोस्टिंग इन दिनों मंडला जिले में थी। ऐसे में भोपाल पुलिस ने उसे अपने तौर पर ढूंढने के साथ साथ मंडला की पुलिस को भी इसकी खबर दी और 7 घंटे गुजरते गुजरते योगेश मरावी को गिरफ्तार कर लिया गया। योगेश को पुलिस ने भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर पिंडरई की एक पुलिस चौकी से के पास दबोचा, जब वो एक टैक्सी में सवार होकर भागने की कोशिश कर रहा था।
योगेश ने अपनी पत्नी विनीता पर चाकू से 7 बार जबकि अपनी साली मेघा पर 14 बार वार किए थे। ये वार पेट, कमर पर प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द किए गए थे। कानून के एक मुहाफिज ने रातों रात कातिल बन जाने की वजह के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि एएसआई योगेश मरावी ने इस डबल मर्डर के लिए क्या और कैसी प्लानिंग की थी। तफ्तीश में यह पता चला कि योगेश इस वारदात को अंजाम देने के लिए मंडला से बाकायदा टैक्सी लेकर भोपाल पहुंचा था। बीच रास्ते में उसने एक ढाबे पर रुककर एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें ये पता चलता है कि दोहरे कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद उसका इरादा खुदकुशी करने का था, लेकिन ऐसा करने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुसाइड नोट से साफ है कि योगेश को अपनी बीवी के साथ साथ अपनी साली मेघा उइके से भी शिकायत थी और उससे सख्त नाराजगी थी। शायद यही वजह है कि उसने अपनी बीवी से ज़्यादा चाकू अपनी साली को मारे और उसकी ज़्यादा बेरहमी से हत्या कर डाली। नोट में योगेश ने लिखा कि मैं विनीता के साथ खुशी से रहना चाहता था, पर उस पर अलग होने का भूत सवार था। 17 साल की शादी में हम 8 रोज भी साथ नहीं रह सके। वो मेघा के बहकावे में है और उसकी बातों में आकर ही वो सब कुछ गलत करती जा रही है, इसलिए मैं दोनों बहनों की हत्या करने जा रहा हूँ। अब बात इस दोहरे कत्ल के मोटिव की। पुलिस की माने तो योगेश मरावी और विनीता मरावी की शादी 8 साल पहले हुई थी और 3 साल से पति पत्नी में मनमुटाव चल रहा था। असल में योगेश को शक था कि उसकी बीवी विनीता का एक दूसरे पुलिस ऑफिसर से अफेयर है, एक एएसआई जिसकी पोस्टिंग ग्वालियर में है। गिरफ्त में आने के बाद योगेश मरावी ने पुलिस को बताया कि वो इन दोनों बहनों की हत्या करने के बाद पहले ग्वालियर में उस एएसआई का कत्ल करता और फिर अपनी जान दे देता। उसने बताया कि उसने 2 कत्ल के बाद तीसरे कत्ल को अंजाम देने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विनीता की बहन मेघा उइके मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामो उद्योग बोर्ड में लेखा अधिकारी के पद पर काम करती थी। चूँकि वो अपनी बहन को सपोर्ट करती थी, योगेश मरावी को लगता था कि मेघा विनीता को भड़का रही है। इस बात पर दोनों जीजा साली के बीच कई बार पहले से भी विवाद हुआ था और मेघा ने इसके लिए बाकायदा पुलिस में शिकायत भी की थी। 3 दिसंबर को जिस रोज योगेश ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस रोज दोपहर को दोनों के बीच होने वाले डिवोर्स के पेपर तैयार किए जाने थे, लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता, योगेश मरावी ने पत्नी और साली की जान ले ली। विनीता के साथ योगेश का पिछले 3 सालों से विवाद चल रहा था और इस बीच कई बार सुलह सफाई की कोशिश भी की गई, लेकिन सारी कोशिश बेकार हो गई, जिससे गुस्सा कर आखिर योगेश मरावी ने इस डबल मर्डर को अंजाम दे डाला। झूठ फरेब, शादी और साजिश। पति को किस्तों में मौत देने वाली कातिल पत्नी की खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर की सचेड़ी की है। उसे कत्ल करना था, मगर कुछ ऐसे कि वो मौत लगे, यानी ना तो मामला पुलिस तक जाए और ना ही मामले की जांच हो, और उसने सचमुच ऐसे ही कत्ल किया। किसी को पता ही नहीं चला कि मरने वाला खुद मरा या फिर उसे मारा गया, मगर कत्ल करने वाले से एक छोटी सी गलती हो गई और इसी छोटी सी गलती को पकड़कर पुलिस ने कत्ल और मौत के बीच के फर्क तक जा पहुंची। कानपुर में 40 साल के कारोबारी ऋषभ त्रिपाठी को डायबिटीज की बीमारी थी। उसे अपना शुगर कंट्रोल करने के लिए नियमित रूप से बाकायदा दवाइयाँ लेने पड़ती थी। एक रोज़ उसकी पत्नी सपना ने अपने पड़ोस में मौजूद एक मेडिकल शॉप ऑनर से बात की और ऋषभ का ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगवा दिया, लेकिन इंजेक्शन लगाते ही मामला उल्टा पड़ गया। ब्लड शुगर नीचे जाने की जगह अचानक ही शूट अप
कर गया और ऋषभ की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में सपना ने घरवालों की मदद से अपने पति यानी ऋषभ त्रिपाठी को कानपुर के हेलेट अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 5 दिनों तक उसका इलाज चला और फिर उसे छुट्टी दे दी गई। लेकिन घर लौटने के बाद उसकी हालत सुधरने की जगह फिर से बिगड़ गई और आखिरकार घर वापसी के 2 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। इस बार जब उसे फिर से अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने पाया कि उसके लीवर समेत शरीर के कई अंदरूनी अंग बुरी तरह से खराब हो चुके थे, यानी ये मल्टी ऑर्गन फेल्योर का मामला था। एक जवान जहान शख्स की ये मौत शक के घेरे में थी, लिहाजा पुलिस ने ऋषभ त्रिपाठी के लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया, लेकिन पोस्टमार्टम में मौत की कोई भी खास वजह सामने नहीं आई। हालांकि पुलिस ने ऋषभ त्रिपाठी की मौत के तरीकों को देखते हुए उसका बिस्तरा जांच के लिए सुरक्षित रखवा लिया, लेकिन इससे पहले कि ऋषभ की मौत की सच्चाई सामने आती, उसकी कोई वजह पता चलती, कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। 27 अक्टूबर को हुआ था जानलेवा हमला। हुआ यूं कि ऋषभ त्रिपाठी के यूं रहस्यमय तरीके से मारे जाने से कुछ रोज पहले यानी 27 अक्टूबर को ही उस पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। हमला इतना भयानक था कि तब ऋषभ को कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था और तब से लेकर अब तक पुलिस लगातार उस मामले की जांच कर रही थी। ऋषभ पर हुए इस हमले का इल्ज़ाम उसके पड़ोस में रहने वाले रामकृष्ण विश्वकर्मा पर था, जिसके खिलाफ ऋषभ त्रिपाठी की पत्नी सपना ने बाकायदा रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। लेकिन इस मामले की जांच में लगी कानपुर पुलिस तब हैरान रह गई जब एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पुलिस ने ऋषभ पर हुए हमले की जगह पर कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की, जिनकी जांच जारी थी। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने पाया कि इन संदिग्ध नंबरों पर ऋषभ त्रिपाठी के पड़ोसी विश्वकर्मा ही नहीं बल्कि खुद ऋषभ की पत्नी सपना की कई बार बातचीत हुई है। यानी जो हमलावर शक के घेरे में थे, उन हमलावरों से इस मामले के आरोपी विश्वकर्मा के नहीं बल्कि खुद ऋषभ की पत्नी के संबंध नजर आ रहे थे। और तो और पुलिस को तफ्तीश में कुछ ऐसे मोबाइल चैट भी मिले जिनमें किसी शख्स ने हमले वाले रोज सपना को मैसेज भेजा था कि काम हो गया है, जबकि सपना ने पलटकर उसे लिखा था कि वो तो बच गया है। अब पुलिस ने बगैर देर किए फौरन सपना को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो सपना ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उसका सबूतों से सामना करवाया तो वो टूट गई। उसने न सिर्फ ऋषभ त्रिपाठी पर हमला करवाने की बात कबूल कर ली, बल्कि पूछताछ में उसे ये भी मानना पड़ा कि उसी ने गलत इंजेक्शन और दवाओं के ओवरडोज से अपने पति ऋषभ त्रिपाठी की जान ली है। दरअसल सपना और ऋषभ की शादी 2020 में हुई थी। सपना उससे पहले राजू गुप्ता नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन शादी के बाद भी उसने राजू से अपने रिश्ते ख़त्म नहीं किए और चोरी छिपे अपने आशिक से मिलती रहती थी। और फिर आखिरकार उसने अपने आशिक राजू के साथ मिलकर ही अपने पति ऋषभ त्रिपाठी के कत्ल की साजिश रच डाली। सपना ने पहले गुमनाम हमलावरों को अपने आशिक के जरिए 3 लाख रुपए की सुपारी देकर ऋषभ की जान लेने की कोशिश की। इसके लिए उसने अपने आशिक राजू की मदद से किराए के कातिलों को अपने पति ऋषभ त्रिपाठी का पता देने के लिए मुखबिरी की। 27 अक्टूबर को ऋषभ एक शादी में जा रहा था। सपना के बताने पर कातिलों ने उसे रास्ते में घेरकर उस पर हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन खुदकिस्मती से उसकी जान बच गई थी। सपना असल में एक तीर से कई शिकार करना चाहती थी। इसमें पति का कत्ल के इल्ज़ाम में पड़ोसी को फंसाना और पति की मौत के बाद उसके पैसों और प्रॉपर्टी पर अपने आशिक के साथ ऐश करना शामिल था। कुछ इसी इरादे से अपने पति पर करवाए गए हमले में उसने अपने पड़ोसी विश्वकर्मा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी थी।
विश्वकर्मा के साथ सपना का किसी बात को लेकर पुराना विवाद था और उससे विश्वकर्मा को फंसाने का यही सही मौका लगा। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि विश्वकर्मा को फंसाने के लिए उसने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसी एफआईआर की जांच करते हुए पुलिस उस तक पहुंच गई और आखिरकार उसे अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। अब बात ऋषभ की मौत और धीमे जहर से उसके कत्ल की साजिश की। सपना ऋषभ का कत्ल कुछ ऐसे करना चाहती थी जिससे उसकी जान भी चली जाए और किसी को पता भी न चले। कुछ इसी इरादे से उसने अपने पड़ोसी दवा दुकानदार सुरेंद्र को अपने भरोसे में लिया और उससे अपने पति को दवाओं को ओवरडोज दिलाने लगी। उधर एक दिन मौका देखकर उसने सुरेंद्र से ही अपने पति को ग्लूकोज का इंजेक्शन लगवा दिया, जबकि ऋषभ पहले से ही डायबिटीज का शिकार था। ऐसे में अचानक शरीर में ग्लूकोज बढ़ने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। अपने पति की जान लेने के लिए सपना ने कितनी गहरी साजिश रची थी, इसका अंदाजा तफ्तीश के दौरान हुआ। पुलिस सूत्रों की माने तो अपने पति को दवाओं की ओवरडोज देने के बाद सपना ने अपने आशिक राजू गुप्ता से वीडियो कॉल पर बातें की और तब राजू ने उसे पति के लिए इलाज का नाटक करने की सलाह भी दी थी। यानी एक तरफ पति बिस्तर पर तड़प रहा था, उसकी मौत हो रही थी, और दूसरी तरफ बीवी अपने आशिक के साथ जल्द से जल्द उसे मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस कहानी का अंत यहीं नहीं था। पुलिस ने जब ऋषभ के कत्ल के मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाई तो उसे एक और कत्ल का पता चला। ये कत्ल किसी और का नहीं बल्कि ऋषभ के बुजुर्ग पिता किशोर का था। पुलिस की माने तो सपना ने कुछ इसी तरह दवाओं के ओवरडोज से पहले अपने ससुर किशोर की भी जान ली थी, लेकिन तब लोगों ने इसे सामान्य मौत समझा था। अब सपना की करतूतों का खुलासा हुआ है तो उसने पुलिस की पूछताछ में फार्मासिस्ट के साथ मिलकर पहले अपने ससुर और फिर अपने पति के कत्ल करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने इस मामले में सपना के अलावा उसके आशिक राजू गुप्ता, दवा दुकानदार सुरेंद्र समेत 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। इस विवाहिता की खौफनाक साजिश के बारे में जानकर हर कोई हैरान है।